स्वागत है। आज हम समय में पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे युग में जब पत्थर के औजारों का एक तरह से राज था, लेकिन धरती के नीचे से निकली एक नई चमकदार धातु सब कुछ बदलने वाली थी। और ये कोई जोरदार धमाका नहीं था, बल्कि एक शांत क्रांति थी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। बिल्कुल। तो आज हम जिस दौर की बात करने वाले हैं उसका नाम है ताम्र पाषाण युग, यानी चाल्कोलिथिक एज। ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। हाँ, मतलब नाम ही पूरी कहानी कह देता है। जी, यह लगभग 3500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच का समय था, जो नव पाषाण युग की सादगी और कांस्य युग की जटिलता के बीच एक पुल की तरह है। और हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरे युग का एक बेहतरीन नक्शा पेश करता है। तो हमारा मिशन क्या है? यही समझना कि तांबे जैसी बस एक धातु की खोज ने रोजमर्रा की जिंदगी, समाज और तकनीक को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तांबे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पत्थर के औजार गायब नहीं हुए, वे तांबे के साथ साथ धड़ल्ले से इस्तेमाल होते रहे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये सवाल इस युग की सबसे आकर्षक पहेली है, और इसका जवाब देखिए आज की दुनिया में भी उतना ही सच है। सोचिए, तांबा उस समय एक दुर्लभ और कीमती धातु रही होगी। हाँ, आसानी से तो नहीं मिलता होगा। बिल्कुल नहीं। उसे हादानों से निकालना, फिर अयस्क से शुद्ध धातु बनाना और फिर उसे पिघलाकर औजारों में ढालना, ये एक बहुत ही खास क्या कहते हैं, एक मुश्किल काम था। अच्छा, मतलब ये हुनर हर किसी के पास नहीं था। तो एक तरह से तांबे के औजार उस दौर के आईफोन जैसे थे। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। हर कोई उन्हें चाहता था, पर शायद उन्हें बनाना या खरीदना बहुत महंगा था। तो रोजमर्रा के काम के लिए आपका भरोसेमंद पत्थर का औजार वो अब भी सबसे ज्यादा काम आता था। सही बात है। तांबे की कुल्हाड़ी शायद जंगल काटने या लड़ाई जैसे खास कामों के लिए होती थी, लेकिन सब्जी काटने या अनाज पीसने के लिए पत्थर का उपकरण ही काफी था। इससे पता चलता है कि नवाचार या इनोवेशन कैसे काम करता है। ये एक सीधी रेखा नहीं है, एक मिलीजुली प्रक्रिया है। हाँ, एक मिलीजुली खिचड़ी प्रक्रिया है। लोग नई चीज को आजमाते हैं, उसकी तुलना पुराने से करते हैं और फिर तय करते हैं कि उसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। स्रोत में खेती, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी चीजों के विस्तार का भी जिक्र है। पर क्या ये बदलाव सिर्फ तांबे की वजह से था, या खेती और पशुपालन में पहले से ही कुछ ऐसे बदलाव हो रहे थे जिन्होंने तांबे के लिए एक तरह से मंच तैयार कर दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में दोनों बातें सच हैं। नवपाषाण युग में खेती और स्थायी बस्तियों की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। लोगों को बेहतर औजारों की जरूरत महसूस हो रही थी, और तभी तांबे ने एंट्री ली, एक गेम चेंजर की तरह। बिल्कुल, खासकर खेती और लड़ाई में। एक तांबे की कुल्हाड़ी पत्थर की कुल्हाड़ी से कहीं ज्यादा तेजी से पेड़ काट सकती थी। तो खेती के लिए जमीन साफ करना आसान हो गया। बहुत आसान हो गया। पर क्या हम कह सकते हैं कि यहीं से इंसान ने बड़े पैमाने पर प्रकृति को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया? हाँ, ये वो पहला कदम था। ज्यादा जमीन पर खेती का मतलब था ज्यादा अनाज, और जब आपके पास जरूरत से ज्यादा अनाज होता है, जिसे हम कृषि अधिशेष कहते हैं, तो समाज में भूचाल आ जाता है। भूचाल कैसे? ऐसे कि हर किसी को अब किसान बने रहने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग कारीगर बन सकते थे जो सिर्फ तांबे के औजार बनाते थे, कुछ सैनिक बन सकते थे और कुछ शासक। और यहीं से स्रोत में जिक्र की गई दूसरी बड़ी बात सामने आती है, सामाजिक स्तरीकरण। ये शब्द सुनने में बड़ा अकादमिक लगता है। इसका असल में क्या मतलब था उस समय के लोगों के लिए? इसका मतलब था कि समाज में पहली बार हम और वो की दीवारें बननी शुरू हुई। अच्छा। तो यहीं से समाज में अमीर गरीब या शक्तिशाली कमजोर का फर्क पैदा होना शुरू हुआ। जी, एक तरह से कह सकते हैं कि ये तकनीकी प्रगति के सिक्के का दूसरा पहलू था। जिसके पास तांबे की खदानों पर या उसे बनाने की तकनीक पर नियंत्रण था, वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया। बिल्कुल। और यहीं से सरदारों यानी चीफडम्स का जन्म हुआ। गांव अब सिर्फ किसानों के समूह नहीं रहे, उनमें एक मुखिया, उसके कुछ खास लोग, कारीगर और आम किसान, ऐसी परतें बनने लगीं। और व्यापार भी शुरू हुआ होगा। हाँ, जब आपके पास कुछ खास बनाने का हुनर होता है तो आप व्यापार भी शुरू कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, हमें जमीन के नीचे से इन गांव के सबूत मिले हैं। चलिए इस पुरातात्विक जासूसी की शुरुआत राजस्थान से करते हैं, जो इस पूरी कहानी का केंद्र लगता है। राजस्थान को युग का सिलिकॉन वैली कहना गलत नहीं होगा, कम से कम तांबे के मामले में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, खेतरी जैसी तांबे की खदानें थीं जो आज भी मौजूद हैं। इसलिए यह स्वाभाविक था कि वहां तांबे पर आधारित सबसे विकसित संस्कृतियां पनपे। स्रोत में अहाड़ बनास संस्कृति का जिक्र है। हाँ, स्रोत में गणेश्वर, गिलुंद और अहाड़ जैसे नाम हैं। फिर बालाथल का भी जिक्र है, जहां पत्थर के ढांचे और कब्रें मिली हैं।
ये सब मिलकर उस इलाके की क्या तस्वीर बनाते हैं? ये एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा लगते हैं। गणेश्वर जैसी जगहें शायद खदानों के पास थे और वहां से सिर्फ कच्चा माल या तांबे के शुरुआती औजार निकलते थे। प्रोडक्शन यूनिट्स की तरह। हाँ, कह सकते हैं। फिर अहाड़ और गिलुंद जैसे बड़े गांव थे जो शायद व्यापार और उत्पादन के केंद्र थे। यहाँ हमें तांबे की कुल्हाड़ियों से लेकर चूड़ियां तक सब कुछ मिला है। और बालाथल में जो पत्थर के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं, वो बताते हैं कि ये बस्तियां काफी मजबूत और शायद किलेबंद भी थीं। किलेबंद मतलब उन्हें किसी से खतरा था? क्या तांबे के आने से लड़ाइयां भी बढ़ गई थीं? ये बहुत संभव है। जब आपके पास कीमती संसाधन और जमा किया हुआ अनाज होता है तो आपको उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। सही बात है। इन ढांचों का मिलना दिखाता है कि समाज में संगठन था। ये एक विकसित समाज की निशानी है। तो राजस्थान तांबे का प्रोडक्शन हब था, लेकिन सवाल ये है कि ये तकनीक और सामान वहां से बाहर कैसे फैला? यहीं पे मध्य प्रदेश का नवदा टोली और महाराष्ट्र का इनाम गांव कहानी में आते हैं ना? बिल्कुल, ये व्यापार के रास्ते थे। लेकिन जो चीज दिलचस्प है वो ये कि तकनीक तो फैली, पर शायद संस्कृति ने अपना एक अलग रंग बनाए रखा। जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे नवदा टोली में हमें तांबे के औजार तो मिलते हैं, लेकिन वहां की सबसे खास चीज है वहां के मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, उनमें क्या खास था? उन पर काले और लाल रंग से खूबसूरत डिजाइन बने हुए हैं। कमाल है। मतलब आज से 5000 साल पहले भी लोग सिर्फ जरूरत के लिए चीजें नहीं बना रहे थे, वे अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते थे। बिल्कुल। और नवदा टोली में मिले बर्तनों के डिजाइन राजस्थान के बर्तनों जैसे नहीं है, में काफी अलग हैं। तो इसका मतलब यह है कि नवदा टोली के लोग राजस्थान से तांबे के औजार या धातु तो मंगवाते थे, लेकिन उनकी अपनी एक मजबूत स्थानीय कला और संस्कृति थी। वे सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब महाराष्ट्र के इनाम गांव की बात करते हैं। स्रोत बताता है कि वहां कच्ची ईंटों के घर, औजार और दफनाने की जगह मिली हैं। ये हमें उस समाज के बारे में क्या बताता है? इनाम गांव एक तरह से उस युग का पूरा विश्वकोश है। एक बहुत बड़ी योजनाबद्ध बस्ती थी। वहां हमें 100 से ज्यादा घर मिले हैं। 100 से ज्यादा? जी। कुछ घर बहुत बड़े हैं, 5 कमरों वाले, और कुछ बहुत छोटे, 1 कमरे वाले। और बड़े घरों के आंगन में अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। 1 मिनट, घरों के आकार में इतना फर्क और कुछ घरों में गोदाम, ये तो सीधे सीधे सामाजिक स्तरीकरण का सबूत है जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब मुखिया या सरदार शायद उस 5 कमरों वाले घर में रहता होगा। बहुत हद तक यही संभावना है। ये समाज में मौजूद आर्थिक असमानता का ठोस पुरातात्विक सबूत है। कच्ची ईंटों के घर और गलियां ये भी दिखाती हैं कि वे कल के बारे में सोच रहे थे। ये सिर्फ एक रात का ठिकाना नहीं था, ये उनका घर था। एक स्थायी घर। हाँ, एक ऐसी जगह जहां शायद उनकी अगली पीढ़ी भी रहेगी। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और दफनाने की जगहों का क्या इनाम गांव की कब्रें भी कोई कहानी कहती हैं? वे बहुत कुछ कहती हैं। इनाम गांव में हमें अलग अलग तरह की कब्रें मिली हैं। ज्यादातर लोगों को अपने घर के आंगन या फर्श के नीचे ही दफनाया जाता था। घर के अंदर? हाँ, घर के आंगन में या फर्श के नीचे, उत्तर दक्षिण दिशा में। लेकिन जो मुखिया जैसा व्यक्ति था उसे एक बड़े 4 पैरों वाले मिट्टी के बर्तन में बिठाकर दफनाया गया है और उसका घर बस्ती के बीचों बीच था। अच्छा, तो मतलब समाज में रुतबे का फर्क सिर्फ जिंदगी में ही नहीं, मौत के बाद भी बना रहता था। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, तांबे का इस्तेमाल, खेती में बढ़ोतरी, गांवों का बसना, सामाजिक ऊंच नीच और कला का विकास, तो इस ताम्रपाषाण युग का ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, इसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है। पहली और सबसे बड़ी बात, धातु का विज्ञान। धातु का विज्ञान? हाँ, पहली बार इंसान ने आग का इस्तेमाल करके एक पत्थर जैसी चीज यानी अयस्क से कुछ बिल्कुल अलग और ज्यादा उपयोगी चीज यानी धातु बनाई। ये कीमियागरी जैसा था। सही बात है। आज हमारी पूरी सभ्यता धातुओं पर टिकी है और उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और सामाजिक ढांचे की नींव भी यहीं पड़ी। हाँ, जो सामाजिक ढांचे यहाँ बनने शुरू हुए, सरदार, कारीगरों के विशेष समूह, व्यापार नेटवर्क, सामाजिक वर्ग, वे ही बाद में बड़ी और जटिल सभ्यताओं का आधार बने, जैसे हड़प्पा सभ्यता। तो ये वो रफ ड्राफ्ट था जिस पर बाद में शहरों की भव्य इमारतें खड़ी हुईं। बिल्कुल। इसने शहरीकरण और राज्य बनने की प्रक्रिया की पहली ईंट रखी। और हमें कलात्मक और धार्मिक प्रमाणों को भी नहीं भूलना चाहिए। जैसा आपने कहा, चित्रित मिट्टी के बर्तन और दफनाने की अलग अलग प्रथाएं। जी, ये दिखाती हैं कि ये लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। उनके पास एक संस्कृति, कला और अपनी मान्यताएं थीं। वे अपने बर्तनों को सजा रहे थे, अपने मृतकों का सम्मान कर रहे थे। ये एक विकसित होती हुई मानवीय चेतना का प्रतीक है जो सिर्फ जरूरत से आगे बढ़कर अर्थ और सुंदरता की तलाश कर रही थी। स्रोत में हरियाणा में भगवानपुरा, बिहार में चिरांद और पश्चिम बंगाल में पांडु राजार ढिबी जैसे और भी कई महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख है। ये दिखाता है कि ये बदलाव की लहर
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल रही थी। बिल्कुल, हर जगह इसकी अपनी खासियतें थीं। किसी ने चावल उगाया, किसी ने गेहूं, किसी के बर्तन अलग थे, किसी के घर बनाने का तरीका, लेकिन मूल विचार पत्थर के साथ तांबे का इस्तेमाल और स्थायी ग्रामीण जीवन। हाँ, ये लगभग हर जगह पहुंच चुका था। ये उस दौर में विचारों और तकनीक के फैलाव की रफ्तार को भी दिखाता है। तो आज हमने ताम्रपाषाण युग की एक गहरी झलक देखी, कैसे पत्थर के साथ तांबे के पहले औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ, कैसे इस एक बदलाव ने खेती को बेहतर बनाया, जिससे गांव बसे, समाज में पहली बार अमीर गरीब का फर्क पैदा हुआ, और कैसे पूरे भारत में कला और मान्यताओं के सबूत बिखरे हुए हैं। ये युग इंसान की एक खासियत को सबसे ब्रिलियंटली उजागर करता है, नई तकनीक को अपनाने और उसके साथ ढलने की क्षमता, और कैसे एक छोटा सा दिखने वाला बदलाव यानी धातु का इस्तेमाल समाज के हर पहलू को बदलने की ताकत रखता है। ये सिर्फ एक नया मटेरियल नहीं था, ये दुनिया को देखने और उसमें जीने का एक नया तरीका था। अंत में एक विचार स्रोत में बार बार दफनाने की जगहों का जिक्र आया, खासकर इनाम गांव का। ये सोचने पर मजबूर करता है, इन शुरुआती लोगों की जीवन और मृत्यु के बारे में क्या मान्यताएं थी। जब स्थायी बस्तियां और व्यक्तिगत संपत्ति जैसे किसी का अपना बड़ा घर या तांबे के कीमती औजार का उदय हुआ, तो विरासत और परलोक के बारे में उनके विचार अपने उन घुमंतू पूर्वजों से कैसे बदले होंगे जिनके पास ऐसी कोई स्थायी संपत्ति नहीं थी। यह एक बहुत गहरा सवाल है। शायद जब लोगों के पास पहली बार ऐसी चीजें हुई जिन्हें वो मेरा कह सकते थे, तब ये विचार भी मजबूत हुआ होगा कि मैं मरने के बाद भी रहूं। मतलब संपत्ति ने परलोक की कल्पना को और ठोस बनाया। हो सकता है, और यहीं से विरासत की और वंश की अवधारणा मजबूत हुई होगी कि मेरी चीजें मेरे बच्चों को मिलें। उन कब्रों में सिर्फ हड्डियां नहीं, बल्कि हमारे समाज के कुछ सबसे बुनियादी विचारों के बीज दफन हैं।